सो हेलो एवरीवन, वेलकम। माय नेम इज कृतिका। मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ और मैं हिमाचल के करंट अफेयर्स हर एक महीने में एक बार करती हूँ, लेकिन अभी हम सितंबर और अक्टूबर साथ में करने वाले हैं बिकॉज बहुत कम न्यूज़ थी। जो फ्लड्स हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स थे और साथ ही में पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी। तो उनको छोड़ते हुए हमारे पास और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ रही हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उनको ओवरऑल आज हम लोग कवर करेंगे। ये आपके हर एक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हमारे पास में प्रीलिम्स के ज्यादा टॉपिक्स हैं। ये जितने भी एग्जाम रहते हैं इन सब में इनके पूछने की संभावना जो है अच्छी खासी बनी रहती है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेटेड मिलती है। जो हमारा O2IS अकेडमी नाम से ही चैनल है, उस पर आप जाएंगे तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। बाकी डू सब्सक्राइब सो दैट आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलो शुरू करते हैं। छोटा सा पोर्शन होता है देखो हिमाचल की जो करंट अफेयर्स हैं उनका, लेकिन जो न्यूज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक ये, अब हिमाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब इसमें से जो एक है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में डाला है, विच इज अ बिग थिंग। अब यहाँ पर हमने तीन चार चीजें इसके बारे में समझनी है। तो सबसे पहले तो कोल्ड डेजर्ट है, ये कहाँ पर है ऐसे करके। सबसे पहले हम लोकेशन से शुरुआत करेंगे। तो अब ये जो आपका एरिया है ये है हमारा 18वां बायोस्फीयर रिजर्व। ये ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, उसका एक पार्ट जो है वो है हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, जो कि इधर जैसे आता है। अब इसमें जो बॉडीज हैं, मतलब मेन आपकी टेरिटरीज हैं, ये है पिन वैली नेशनल पार्क, इधर को आता है आपका चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इधर को है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारा का सारा जो एरिया है ये सारा ही कोल्ड डेजर्ट में आता है यहाँ पे। इनफैक्ट ये अभी रिसेंटली जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी डिक्लेयर किया गया। ये देखो, इंडिया का जो लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है सरापचू, वो अराउंड 1585 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वो भी यहीं पे है। तो इससे हमें ये तो पता चल ही रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इसी के लिए जो आपका ये यूनेस्को है इसने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी इसको डाला। अभी ये जो अनाउंसमेंट थी इसमें 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व डाले हैं इन्होंने 21 अलग अलग कंट्री से, जिसमें से एक भारत भी है। और इससे पहले भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व थे जो इस नेटवर्क का पार्ट थे। अभी जो है 13वीं ये हो गई आपकी जो कोल्ड डेजर्ट वाला ये रिजर्व है यहाँ। ठीक है जी। अब आपको ना कुछ चीजें ज्योग्राफी में और एनवायरनमेंट में भी पढ़नी है। डिफरेंस क्या होता है एक नेशनल पार्क में, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में, रामसार साइट में, कंजर्वेशन रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व में, तो ये पता होना चाहिए। अब जो इंडिया वाले हैं उनमें तो हम लोग रिस्ट्रिक्शंस का ही देखते हैं कि अलग अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन रामसार साइट है तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट आ गया। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो हैं वो क्या होती हैं, तो वो सारी चीजें एक बार देख लेनी है खुद। अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे करके 3 भागों में बांटते हैं। ये होता है कोर, जहां पे जो मेन आपका फ्लोरा एंड फौना है वो रहता है या डाइवर्सिटी रिच होती है बहुत ज्यादा। फिर बफर जोन, जहां पर कुछ एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है कि अगर किसी भी तरीके की मॉनिटरिंग करनी है या साइंटिफिक रिसर्च है, साथ ही में एजुकेशन है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। फिर आता है द लास्ट वन ट्रांजिशन, और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो इकोलॉजिकली सेफ एक्टिविटीज हैं उनको कैरी ऑन कर सकते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ में। पर अगेन ऐसा नहीं कि यहाँ पे लैंड ही दे देगी कि सरकार की जाओ कि यहाँ पर जाकर आप अपना घर ही बसा लो, बट मोर लाइक कि उसको थोड़ा सा लीनियंट रखा जाएगा कि जैसे लीज पे अगर वहां पर इको हट बना रहा है कोई, वैसे वाला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। ये भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि स्पीति में, यही वाला आपका एरिया है। यहाँ पर 2 ये नदियां बहती थी उनके बीच में ये यहाँ पर एरिया है। अब बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हर एक कोल्ड डिजर्ट जो है इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर गोल्डन ईगल भी है, यहाँ पर जो है ब्लू शीप, हिमालयन आइबेक्स वो तो है ही, साथ में जैसे हिमालयन वुल्फ हो गया, हिमालयन वुल्फ है या स्नो लेपर्ड है, ये हिमाचल में सिर्फ यहाँ जैसे होते हैं और ये मूव भी करते रहते हैं इधर से, ये तिब्बत को, लद्दाख को ऊपर नीचे जो है, सिंस हायर हिमालयाज आ जाते हैं, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालयन रेंज भी यहाँ से जाती है, तो ये वहां पे मूव करते रहते हैं। ठीक है जी। और क्या है, स्नो लेपर्ड तो हमें पता है, ये ब्लू शीप, हिमालयन वुल्फ, हिमालयन स्नो सॉग। अब यूनेस्को के ये जो टैग दिया है इससे होगा क्या, इस इकोलॉजी के बारे में लोगों को और पता चलेगा, अवेयरनेस आएगी और डिफरेंट अगर कोई स्टडीज करना चाहता है वो भी कर सकता है। साथ ही में एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को भी एनकरेज किया जाएगा कि लोगों को पता हो
कि ये जगह कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी जो यहाँ की जैविक विविधता है वो कितनी ज्यादा हमारे लिए लाभदायक रहेगी, और ये रहेंगे तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बन के रहेगा। तो उसी के लिए भी हम लोग इस तरीके के टैग्स को यहाँ पर अवेयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टैग का मतलब ये होता है कि थोड़ा फेम मिलेगा तो लोगों को पता चलेगा, और लोगों को पता चलेगा तो ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी, राइट। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ये है हिमाचल प्रदेश का एक आपकी वो आई है, रिपोर्ट आई है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2025 की। अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारी जो यूएनडीपी है वो ये देता है एचडीआर रिपोर्ट, और ये मई में आ गई थी। अब हमारी हिमाचल की अलग से कैसे आई, क्योंकि ये स्टेट वाले नहीं देते, ये तो इंडिया वाले लेवल पे ऐसे दी जाती है कि ये इंडिया जो है वो 130th इसके रैंक के ऊपर आया है आउट ऑफ 193। और यहाँ पर इस बारी की जो थीम है द मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, ये था। सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड था, और आई थिंक सेकंड पे आइसलैंड है। तो ऐसे करके ये मतलब जो है हमारी नेशनल लेवल पे रहती है या इंटरनेशनल लेवल पे। अब यहाँ पर जो हिमाचल है, इन्होंने अपनी स्टेट की एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली विद यूएनडीपी, इनके साथ में मिलके, जिसका थीम है बिल्डिंग द फ्यूचर इन क्लाइमेट इम्पैक्टेड वर्ल्ड, की जो क्लाइमेट है वो तो वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर ही रहा है, उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, ह्यूमंस की डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, तो उसी के बारे में इसमें बात की गई है। तो कुछ चीजें ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, याद करना है। और ये बिल्डिंग द फ्यूचर इन अ क्लाइमेट इम्पैक्टेड वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमारी जो स्टेट की एचडीआर रिपोर्ट है या 2025 है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो नेशनल एवरेज थी वो थी 0.63, पूरे इंडिया की 0.63 है, लेकिन हिमाचल की है 0.78। अब ये 1 से तो कम ही रहता है ना। अब इसी रिपोर्ट में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देते हैं, जिसको डिफरेंट पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स के ऊपर मापा जाता है। तो उसमें से जो इंडिया है उसका है 0.63, और सिर्फ हिमाचल का अगर हम देखें तो 0.78, विच इज बेटर देन दी नेशनल एवरेज। अब इसमें 3, ये जो इंडेक्स है, ये रिपोर्ट है, इन सब में ही 3 मापदंड है। सबसे पहला है इनकम एंड लाइवलीहुड। इनकम का मतलब क्या हो सकता है? इनकम का मतलब हो सकता है पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो यहां से इनकम इंडेक्स निकलता है। दूसरा है एजुकेशन, जो एजुकेशन है इसमें लिटरेसी रेट कितना है, प्राइमरी सेकेंडरी एनरोलमेंट रेशियो कितना है, यहां से निकलेगा एजुकेशन इंडेक्स। और तीसरा मापदंड है हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा है, तो उसमें अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है, 5 साल के से कौन ऐसे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो आगे जी नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंडेक्स निकाला जाएगा, और इन तीनों के आधार के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये हमारे जो है बेसिक यहाँ पर पैरामीटर्स हैं। अब इसमें ओवरऑल जो हिमाचल है वहां पे भी ये दिया गया, और सबसे पहले जो नंबर है उसके ऊपर आया है सोलन। सोलन सबसे ऊपर रहा। ये तीनों को ध्यान देखो, इनकम इंडेक्स 1 ही आ गया इनका, और जो टोटल है वो है 0.880। फिर सबसे नीचे जो है वो कांगड़ा है, जबकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है यहाँ पर। लेकिन अगेन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी तो ज्यादा रहती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। ये 12वें स्थान के ऊपर यहाँ पर है। दूसरे पर लाहौल स्पीति, तीसरे पर किन्नौर। अब एक चीज और जो मुझे बतानी है ये है कि एक तो इसमें ये वाला दिया है, और दूसरा दिया है ये देखो यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट एडजस्टेड एचडीआई, कि अगर क्लाइमेट का इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं हो तो क्या हिसाब किताब रहेगा। तो यहाँ पर जो पहला स्थान है उस पर आएगा किन्नौर, और सोलन जो है वो आपके यहाँ पर सेकेंड लास्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर क्लाइमेट एडजस्टेड एचडीआई की वैल्यू के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये ना एक रिपोर्ट है, अच्छे से इसको देख लेना है एक बार। 16 पेजेस की है ये, लेकिन आपका ना रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ाया हुआ है, ये जो बच्चे मेरे बैच में भी थे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। इसमें वापस वही चीजें आ गई है कि एग्रीकल्चर है तो उसमें 54% हमारी पॉपुलेशन है, जो कि 14% का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, मतलब एग्रीकल्चर से जो जीडीपी आता है वो 14% है। सेम वे वर्कफोर्स आ गई हमारी 22% जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में है, और 24% हमारा टर्शरी सेक्टर में है। तो आपकी जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगी, स्टार्टिंग में वही है, फिर आगे थोड़ा सा, जैसे कि ये स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है हिमाचल प्रदेश की, जो इन्होंने यूएनडीपी के साथ में पार्टनरशिप करके यहाँ पर बनाई। तो थोड़ा सा एक बार देख लेना है, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स में से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की साक्षरता के ऊपर, कि 100% लिटरेसी हमने एक्वायर की।
95% से अगर ज्यादा रहती है तो हम उसको साक्षर बोलते हैं, फुल्ली लिटरेट स्टेट उसको कहा जाता है। अब इसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। इंटरनेशनल लिटरेसी डे था 8 सितंबर को, जिस दिन ये अनाउंसमेंट की गई। अब इट्स अ गुड थिंग, पर इसके बारे में इतना ज्यादा मतलब अब नहीं सोचना है। ये जो है बात करते हैं हम लोग 1951 से, जो लास्ट स्टैट्स हैं हमारे पास 51-52 में 7% लिटरेसी रेट था हिमाचल प्रदेश में। तो वहां से लेके यहाँ तक डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंक्रीज, फोल्ड्स तो भूल जाओ, जैसे बोलते हैं ना 4 फोल्ड राइज है, तो बहुत सारा राइज है डेफिनेटली। पर अब जो साक्षरता है उसका हम बोल सकते हैं उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो चुकी है। कि पहले लिटरेसी का मतलब था कि आप साइन कर सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, उतना सा। आज की डेट में देयर इज डिजिटल लिटरेसी, स्किल बेस्ड एजुकेशन, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत भी है। स्पेशली अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसके आधार पर देखा जाए तो बहुत सारे प्रावधान हैं ऐसे जिनको अभी भी लागू किया जा सकता है। तो ये हमारा 100% लिटरेसी आ गया। नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज, हिमाचल प्रदेश में अभी सर्वे हुआ, ये जो स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड है इसके लिए 2025 का। अब ये जो आपकी रिपोर्ट निकली है इसमें हम एक तो थे आपके नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, दूसरे थे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट विंग जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था हिमाचल प्रदेश का, और जो तीसरी आपकी पार्टी आई वो थी लाहौल एंड स्पीति की महिलाएं। उन्होंने बहुत इसमें बढ़ चढ़ कर देखो भाग लिया है ऐसे करके। तो इन्होंने क्या किया, जो लोकल्स हैं अब उनको हर एक चीज के बारे में पता होता है, उनको उसकी बायोडाइवर्सिटी क्या है, टेरेन कैसा है, कहाँ से रास्ते हैं। तो ये जो औरतें थी इन्होंने कभी मतलब कंप्यूटर नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, तो इनको बेसिक सी सबसे पहले ट्रेनिंग दी गई। इन्होंने ट्रेनिंग दी कि कैमरा ट्रैप्स कैसे लगाने हैं, बड़े बड़े एरियाज में इन्होंने कैमराज लगाए, और फिर बाद में हाईली स्किल्ड एक काम बन गया ये, जहाँ पे इनको हर एक चीज करनी आती है रिगार्डिंग ऐसे ये जो डेटा इकट्ठा इन्होंने सारा यहाँ पर किया। अब इस दौरान देखा गया कि ये जो सर्वे है इसको लगते हैं 3 साल होने में, लेकिन ये 1 साल में पूरा हो गया। और भी बहुत सारी चीजें इसमें रही, जैसे कि सबसे पहले तो स्नो लेपर्ड्स का ये काउंटिंग रही। तो अराउंड 83 स्नो लेपर्ड्स जो हैं एस्टिमेटेड हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर जो रेंज है लेपर्ड डेंसिटी दी गई जो कि कम है नीचे वाले एरियाज में, स्पीति, पिन, अपर, किन्नौर, ताबो, इन एरियाज में ये स्नो लेपर्ड्स की हाई डेंसिटी है। और अगर हम लोग बात करें तो पहला इस तरीके का ये ग्लोबल सर्वे रहा जहां पे कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन का ये बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल देखा गया कि इस तरीके से ऑब्वियसली बात है कि इनको वहां के बारे में ज्यादा पता है, इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ इक्विप करके जो है इन्होंने बहुत सारे खूबसूरत बायोडाइवर्सिटी जो है वो निकाली है। ये रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है, आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बट इसके बारे में 2 फैक्ट याद रखने हैं। 2 ऐसी स्पीशीज जो हमें पता ही नहीं था कि हिमाचल में होती भी है या काफी टाइम से नहीं दिखी थी। तो उनमें से एक है ये पालाज कैट, ये जो है नहीं पता था हमें कि ये भी है यहाँ पर, और ये है वूली फ्लाइंग स्क्विरल। अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से इंडियन एक्सप्रेस तो काफी बार ये यहाँ पर आया पहले, मतलब जब ये डिस्कवर हुए तो अब जो है ये कैसे हुए थे, अब हमें पता चल रहा है कि ये जो स्नो लेपर्ड वाली रिपोर्ट थी यही लोग यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगा रहे थे, जिसमें इन्होंने और भी जो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है उसको देखा। फॉर एग्जाम्पल ब्लू शीप, हिमालयन आइबेक्स, हिमालयन वुल्फ, ब्राउन बियर, तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रैप्स लगा के इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर चेक की। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल। और ऐसा नहीं कोई जो है ऐसे 2 बच्चों की माताएं हैं या फिर घर बार का जो काम है वो करती हैं, और उसके साथ में एकदम स्किल्ड प्रोफेशनल वर्क इन्होंने यहाँ पे दिखाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने भी इनकी काफी ज्यादा सराहना की। नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है आगे, कांगड़ा का जो रिकॉर्ड है वो 29% है स्टंटिंग का। तो अभी हुआ ये कि यहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने ये सर्वे किया। न्यूट्रिशन ट्रैकर एक ऐप थी जिसको वो काफी टाइम से यूज कर रहे थे। उन्होंने 80,000 बच्चों का जो डेटा है वो इसमें डाला, और यहाँ पर हमें देखने को मिला कांगड़ा में कि 29% जो है वो स्टंटेड है, यानी कि उनकी जो हेल्थ है वो उनकी एज के हिसाब से सही नहीं है। 12% अंडर वेट है, 3% बच्चे जो हैं वो ओवर वेट हैं, और 2% जो हैं वो यहाँ पर वास्टेड हैं, यानी कि माल न्यूट्रिशन जो है मतलब उनकी एज के हिसाब से उनका वेट नहीं है। तो अब अगेन ये सारे जो इश्यूज हैं ये हमारे पास में अभी डेटा है, लेकिन इसके कारण क्या है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो आपके सारे मिशन चल ही रहे हैं ये कि हर एक जगह जो है डिपो में सब कुछ मिलता ही है, सब लोग घर पे तो खाना है ही डेफिनेटली। फिर ये क्या रीजंस यहाँ पर आते हैं आगे। सबसे पहला तो है जो पुअर डाइटरी प्लान्स हैं, जो डाइट प्लान्स हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं पुराने ज़माने से।
यहाँ पर अभी इर्रेगुलर ईटिंग स्केड्यूल्स है, पता नहीं है कब खाना है, कैसे खाना है। रेस्टोरेंट फूड्स या बाहर का जो खाना है उसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्क्रीन एडिक्शन जो है वो भी है। ओवरवेट के लिए हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि बच्चे एक्टिव नहीं रहे, फिजिकली एक्टिव जैसे हुआ करते थे, विच इज गुड फॉर हेल्थ, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और साथ में ही अभी जो शुगर और सॉल्ट का इंटेक है बच्चों में, शुगर का स्पेशली बहुत ज्यादा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से हम लोग ये सारे इश्यूज देखते हैं। इनफैक्ट इनको ना हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। बच्चों के बारे में हम डेफिनेटली इसको ठीक करना चाहेंगे, लेकिन अगर हम लोग वैसे भी अर्बन सिटीज में भी देखें तो ये दीज आर लाइफस्टाइल डिजीज, की शुगर होना, बीपी होना, या फिर हम लोग कोई भी ऐसी ये सारी चीजों की ओवरवेट होना, ओबेसिटी, ये सारे जो हैं वो आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ संभव यहाँ पर आए हैं। गवर्नमेंट ने एक मिशन शक्ति भी चलाया है और साथ ही में एक मिशन तृप्ति भी है। जो मिशन तृप्ति है ये ऐसी महिलाओं के लिए हैं, या तो वो गर्भवती हैं या तो अभी उनके बच्चे छोटे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो उनको पोस्ट नेटल जो न्यूट्रिशन है वो इसमें दिया जाता है यहाँ पर। और जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए हुए हैं, इनको वहां पर हेल्थ सर्विसेज या जो भी मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट हमारी न्यूज बात करती है एरो स्पोर्ट्स के बारे में। तो बेसिकली आपको पता है कि हिमाचल में एडवेंचर टूरिज्म एक अलग से हमने पोर्शन बनाया है, कि एडवेंचर जो है वो लोगों को हम लोग देंगे, कि जो भी उनको एकदम किक चाहिए उसको भी एक पोर्शन बनाया गया है। जैसे कि रिवर राफ्टिंग करनी है, लैंड बेस्ड कुछ है, या वाटर बेस्ड हम लोग देखते हैं। एट द सेम टाइम जो आपके पैराग्लाइडिंग है वो भी की जाती है। अब बीड़ बिलिंग में, कुल्लू में, बिलासपुर के बंदला में, यहाँ पे सब जगह ये की जाती है। और अगर आप न्यूज़पेपर अगेन पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि हर 2 दिन के बाद में ना एक न्यूज होती है कि अब ये रशियन एक फॉरेनर था वो गुम हो गया है बिलिंग से, उसने फ्लाइट बड़ी, फिर वो नहीं मिला। देन कोई कनेडियन, ये अभी है रिसेंट 1 ही महीने के, कि एक कनेडियन लड़की थी, उसकी तो बेचारी की डेथ हो गई थी, उसकी तो बॉडी मिली थी, बट रशियन जो है वो काफी दिन के बाद में मिल गया था उनमें से। तो अब क्या है कि एरो स्पोर्ट्स के लिए हमें रूल्स होने जो हैं थोड़े स्ट्रिक्ट होने बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अब रेस्क्यू टीम्स जो है रेस्क्यू में ही लगी रहती हैं और बहुत सारे लोग जो है से गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का एरो स्पोर्ट्स रूल्स हैं 2022 के, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाई गई। पहले ऐसा तो नहीं है, एग्जिस्टिंग रूल्स तो ऑलरेडी बात कर ही रहे थे कि देखो एक रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ना हम लोग इनकी बात करते हैं, इनको बोलते हैं टेंडम फ्लाइट्स, जिसमें कि एक आपका ये वो रहेंगे जो ट्रेन्ड हैं और एक जो है टूरिस्ट है। स्पेशली इसमें इनके पास जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसी के लिए जो है बाद में रजिस्ट्रेशन होती है, टेक्निकल कमेटी बैठती है, वो सारी की सारी चीजें। अब ये है तो है ऑलरेडी, लेकिन बहुत इसको अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा। तो प्रॉपरली अब जो अमेंडमेंट इसमें लेकर आए हैं उसमें डाला गया है कि किस तरीके से, सबसे पहले तो मैंडेटरी सिमुलेशन सेफ्टी कोर्स होगा, कि जो भी आपके सिमुलेशंस रहते हैं वर्चुअली या किसी भी तरीके का सिस्टम बनाएंगे उसके हिसाब से सेफ्टी कोर्स किया जाएगा। जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग पायलट्स हैं उनको भी अपनी ये जो ट्रेनिंग है ये 31 अगस्त 2026 से, मतलब आगे वाले साल के अगस्त तक ये उनको कवर करनी है यहाँ पे। और जो है हम लोग वही चाहते हैं लास्ट में कि कम से कम इस तरीके के एक्सीडेंट्स हों और अनरजिस्टर्ड जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको इससे बाहर निकाला जा सके, और डिफरेंट एरियाज में जो टूरिस्ट है वो भी सेफ रहे, जो अगेन यहाँ पर पायलट्स हैं वो भी सेफ रहे। तो यही जो एक कारण है वो यहाँ पर रखा गया। नेक्स्ट न्यूज बात करती है हिमाचल प्रदेश की ग्रीन पंचायत स्कीम के बारे में। जैसा इसका नाम है ग्रीन पंचायत, तो हम चाहते क्या है कि पंचायत लेवल के ऊपर ग्रीन इनिशिएटिव्स को वो किया जाए, फोकस किया जाए। अगर आप थोड़े टाइम से पढ़ रहे हो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे जो सीएम साहब हैं वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं ग्रीन स्टेट से, कि हमने हिमाचल में ग्रीन एनर्जी लानी है, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है। पहले 2025 बोला था, अब हम 2026 बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल, हर एक मतलब जो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उससे। सेम वे उसी के साथ में ये स्कीम निकली है ग्रीन पंचायत स्कीम। अब इसमें जो है पैसा अच्छा खासा रखा गया कि इतना पैसा जो है वो दे दिया गया है बजट में। अब इसमें हम करना क्या चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको यहाँ पर बनाना चाहते हैं कि मैक्सिमम हम अपना रिलायबल हो जाएं। जितनी भी पंचायत है जैसे वहां पर लाइट्स लगेंगी उसके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, और ओवर द पीरियड की 1995 अराउंड 2000 मेगावाट का जो सोलर पावर है वो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। तो ये है। अब इस रेवेन्यू का जो भी इस्तेमाल होगा, जो भी यहाँ से जनरेशन रहेगी,
वो आधी जो है 50% जाएगी आपके पंचायत को, और फिर 50% जो है वो आगे इन्हीं प्रोजेक्ट्स में लग जाएगी, जैसे कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में तो ग्रीन, मतलब ये जो ग्रीन पंचायत स्कीम है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोलर पावर पैनल्स के लिए नहीं है ये, इसमें जो जो भी रेवेन्यू रहेगा वो आधा आधा बंटेगा। जैसे कि 50% जो है वो ग्राम पंचायत लोकल डेवलपमेंट में किसी भी एरिया में, जैसे ऑर्फन्स हैं, विडोज हैं, उनके लिए लगा सकते हैं। टेक्निकल मॉनिटरिंग एंड स्टैंडर्ड्स जो हैं, यानी कि जो भी सोलर पैनल्स दिए जाएंगे, एटलीस्ट 25 साल की वारंटी जो है उनको इस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है, और लोगों को वही डिफरेंट डिफरेंट वो चीज़ें लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर वो सब्सिडीज वगैरह वो सारी दी जाएगी, राइट। चलो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है ये बात करती है सिरमौर का एक अदरक वहाँ पे लगता है जो कि बहुत स्पेशल है, तो उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है, नेशनल रिकॉग्निशन मिला। किसके द्वारा? ये है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि इसको अगले साल हम लोग जीआई टैग के लिए भी डालें, जबकि पहले से ही डालते हैं, क्योंकि हाटी, इसको बोला जाता है हाटी की सोंठ। हाटी कम्युनिटी है यहाँ पर जो उगाती है, और इसको हाटी की सोंठ कहा जाता है। वैसे भी मुझे लगता है सिरमौर के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, वहां पे लहसुन बहुत लगता है, देन हम लोग ये जिंजर देखते हैं, जो अदरक है ये भी बहुत ज्यादा लगता है। तो वही अदरक है ये जिसको काफी स्पेशल माना जा रहा है। ये जो पालमपुर वाली यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, इन्होंने सारे फार्मर्स को हेल्प किया। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोसीजर रहता है ना, अब ये जो नेशनल रिकॉग्निशन की बात है, ये हम करना क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम लोग ये एक उसकी बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं ना, उसमें भी अलग अलग आते हैं, कॉपीराइट होता है, एक ट्रेडमार्क होता है, एक फिर आपका जीआई टैग होता है। तो सेम में हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी इसकी एक इंटेलेक्चुअल वैल्यू है, यहाँ के लिए स्पेशल है। तो अब उसी के लिए क्या स्पेशल है यहाँ पर, इसका एक अलग सा टेस्ट है, हाई ड्राई मैटर इसमें कंटेंट है। 8000 फार्मर्स जो हैं यहाँ पर इसको उगाते हैं, और हाटी सोंठ बोला जाता है इसको, हाटी सोंठ। हाटी सोंठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाटी यहाँ पर रहने वाली एक ट्राइब है, न्यूज में भी रही थी। क्यों? क्योंकि इधर जैसे है ये सिरमौर में, ये देखो इधर है ना, इधर ये आपका है जौनसर बवार वाला एरिया, और ये आपकी बीच में से गिरी नदी बहती है, ये है गिरी नदी। गिरी के एक तरफ को है ट्रांसगिरी, सिसगिरी। तो जो ट्रांसगिरी है, गिरी पार रहने वाली ट्राइब्स, जिनमें से एक है हाटी, वहां पर ये आपका जिंजर उगाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। चलो आगे, मैंने आपको बहुत टाइप के टूरिज्म करवाए हैं, सन टूरिज्म करवाया है, और सन मतलब नया सा था ना, सन, एडवेंचर, पिलग्रिमेज, देन हेरिटेज, हर एक तरीके का हमने कल्चर वो टूरिज्म देखा है। एक नया आपके लिए आज है जी, एस्ट्रो टूरिज्म। एस्ट्रो टूरिज्म बोला जा रहा है लद्दाख में, तो ये ऑलरेडी होता है क्योंकि हमारे पास में वहां पर ऑब्जर्वेटरी भी है। कि ना जैसे हम लोग ऊपर पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पे स्काई बहुत ज्यादा साफ है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, और बहुत आपका स्काईज देखे जा सकते हैं। लाइट पोल्यूशन नहीं है। लाइट पोल्यूशन होता है कि जो हम सिटीज में देखते हैं ना कि हर तरफ लाइट्स लगी है, वो नहीं है वहां पर। तो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं एरियाज में, स्पीति के कुछ जो एरियाज हैं जैसे काजा, रांगरेक, लांगजा, यहाँ पर हम लोगों को स्टार गेजिंग करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं उनको टेलीस्कोप्स जो है वो बांट दिए गए हैं। उनको एक गाइडेड, मतलब ऐसा नहीं कि जाओ और खुद देखो, बट मोर लाइक गाइडेड वो दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी टूरिज्म के बारे में कि किस तरीके से क्या कॉन्स्टेलेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारी बताते हुए। तो ये भी आने वाले टाइम में क्या है, यहाँ पर आपके टूरिज्म को बूस्ट कर सकता है। और अगेन है भी थोड़ा ये नेचुरल ही है, इको फ्रेंडली है, इसको हम क्या बोलते हैं, इको टूरिज्म, कि जो भी वहां पर आपका एनवायरनमेंट है उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, थोड़े ही चीजों में एडजस्ट करके जो है इसको एक यहाँ पर वो बनाया जा सकता है, अच्छा संसाधन बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक और चीज है लांगजा, नेचुरल स्टार अट्रैक्शन। जो लांगजा है गांव, मैंने फॉसिल्स में पढ़ाया था आपको, फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति कहा जाता है। यहाँ पे बच्चे ऐसे आते हैं, फॉसिल्स 20-20 रुपए में बेच जाते हैं फॉरनर्स को, बट दे आर लाइक ऐसे बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड बेसिकली। तो यहाँ पर डिफरेंट आपके जो फॉसिल्स हैं वो मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि यस, एक अर्थ जो डिफरेंट प्लेट्स थी, आपकी यूरेशियन प्लेट थी और इंडियन प्लेट थी, ये आके जो है इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके हिमालयाज बने, उसका एविडेंस यहाँ से हमें मिलता है। नेक्स्ट न्यूज बात करती है सोलन के डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के बारे में, जो कि दिया गया टीबी के लिए, कि जो टीबी का प्रोग्राम वहां पर चल रहा है, टीबी मुक्त भारत अभियान है,
उसमें अप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि सोलन में बहुत अच्छा काम किया गया है, जो केसेस हैं उनको अर्ली और प्रोएक्टिवली डिटेक्ट किया गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड टीबी केयर गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए, इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट एडहेरेंस, और मतलब पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो बहुत सारी डेथ्स जो है वो टीबी की वजह से नहीं हुई हैं सोलन में, अगर हम बात करते हैं स्टैट्स को देखते हुए। तो इसी के लिए बस इनको क्या है, ये अवार्ड दिया गया। तो किसके द्वारा? ये जो आपका टीबी मुक्त भारत अभियान है, इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट, ये न्यूज मैंने सिर्फ इसलिए डाली क्योंकि इसमें ना एक स्कीम लिखी है, साफ साफ नहीं लिखा है कि क्या है, और ना ही अभी मेरे को कहीं और मिली है। इसका नाम था पहल स्कीम। अब याद रखना, ये ना ये वाली पहल, ये वाली स्कीम नहीं है, ये थी आपके वो जो आता है ना सिलेंडर, उसके वाली पहल है। ये वाली जो पहल है, इसमें बात की जा रही है कि जो शेपर्ड्स हैं, गडरिये हैं, उनको क्या क्या उनकी लाइफ स्टॉक को प्रमोट किया जाएगा, जो प्रोडक्ट्स उनसे बनते हैं वो अगेन बेचे जाएंगे, और क्या है साथ ही में उनको सब्सिडीज दी जाएंगी, हेल्थ केयर दिया जाएगा, वो सारी बातें। तो ये पहल स्कीम है, PEHEL जो है ये शेपर्ड से रिलेटेड है, जो PAHAL है ये गैस सिलेंडर से यहाँ पर जुड़ी हुई। तो लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज द कुल्लू का दशहरा, द माइटी कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल फेयर है जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कुल्लू में ये जो रघुनाथ जी की पालकी है, ये यहाँ पर निकाली जाती है और लाखों लोग जो हैं वो इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। कुछ फैक्ट्स जो इसके बारे में पता करने हैं वो है, सबसे पहला ये विजयदशमी के दिन शुरू होता है, 7 दिन का होता है, एक अंतरराष्ट्रीय मेला है। रघुनाथ जी जो हैं उनको बाहर ढालपुर मैदान है, जो मैदान में जहां पर इनको लाते हैं उसका नाम है ढालपुर। ढाल सिंह जो है आपके बहादुर सिंह के भाई थे जिन्होंने ढालपुर की स्थापना की थी, तो उस वाले मैदान में उनको लेकर आते हैं और फिर जो है अगेन 7 दिन तक जो है ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को फायदा होता है क्योंकि लोग अपनी शॉप्स लगाते हैं, अपना जो कारोबार है, हिमालयन कल्चर है वो सामने आता है। बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल जो है उस तरीके का माहौल रहता है। फेयर में अब ऑब्वियसली ट्रेड भी होता है साथ में और एंजॉयमेंट भी होता है। यहाँ पर जो हडिम्बा माता हैं वो भी हमारी कुल्लू की कुल देवी ही मानी जाती हैं, तो उनका भी वेट होता है। सबसे पहले वो आती हैं, उसके बाद में हजारों, ये जो बहुत सारे आपके देवी देवता हैं, हजारों बोल दिया मैंने, बट अगेन 334 डीटीज जो हैं उनको इनवाइट किया गया था, तो बहुत सारे देवी देवता जो हैं वो रघुनाथ जी से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। और क्या है जी, और ये है कि यहाँ पर 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था जिसमें 9892 डांसर्स ने साथ में डांस किया। देन हम लोग देखते हैं रघुनाथ जी की स्टोरी आती है यहाँ पे। रघुनाथ जी की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है कि, क्वेश्चन भी साथ में देखना, रघुनाथ जी की स्टोरी कुछ इस तरीके से कि राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जगत सिंह 1600s में, और वो उस वक्त जाते हैं जी मणिकरण की तरफ घूमने के लिए, जिस दौरान उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक साधु रहते हैं जिनके पास में माला है, मोतियों की माला। तो अब जो वो सिंबॉलिक था, उनके पास में ज्ञान के मोतियों की माला थी, तो इस बात के ऊपर जो भी ब्राह्मण देव थे वो स्वयं को और अपनी कुटिया को जो है आग लगा देते हैं। अब राजा जो है वो श्रापित हो जाता है और उस श्राप से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि अयोध्या से भगवान श्री राम को लाया जाए। तो उनके एक जानने वाले मतलब उनके वहां पर दामोदर दास थे, दामोदर दास, वो जो हैं इस मूर्ति को अयोध्या से चुरा कर लेकर आए थे। तो छोटे से हमारे जो भगवान जी हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनकी जो भी फैमिली है, यानी कि उनकी देखरेख करने के लिए हमेशा पुश्तैनी फैमिलीज होती हैं इनकी ना, तो वो भी वहां से अयोध्या से आ गई थी, वो अभी भी कुल्लू में रहती हैं। और फिर जगन्नाथ जी ने ये जगत सिंह जी ने ये रघुनाथ जी को गद्दी के ऊपर बिठाया और कहा कि आज से इन्हीं के नाम के ऊपर जो है कुल्लू में राज रहेगा, यही गद्दी के ऊपर बैठेंगे। तो वैसे ही देखो, पहला जो है सही हो जाता है, दूसरा भी सही हो जाता है, तीसरा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या बाय दामोदर दास, इनके टाइम पे लेकर आए थे लेकिन लाने वाले जो हैं वो दामोदर दास थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंड द लास्ट वन कि बैजनाथ में जो ये आपका दशहरा है ये नहीं मनाया जाता। इनफैक्ट अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो, बहुत सी ऐसे न्यूज़ भी सामने आई हैं जिसमें बात की गई कि 1940 से जब देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में हुआ है दशहरा मनाना शुरू। अदरवाइज ये बोला जाता है कि जो रावण है वो बहुत बड़ा शिव जी का भक्त था, तो जब वो वहाँ पर श्री राम ने उनको जब मारा था तो वो स्वयं भी बहुत दुखी थे। एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, भगवान शिव जी ने अपना सबसे जो प्रिय भक्त है वो यहाँ पर खोया था। तो कि बोलते इस तरीके का जो दशहरा दहन है ये नहीं होता बैजनाथ में, ये आज भी नहीं होता, क्योंकि माना जाता है कि जब भगवान जी ने, शिव जी ने बोला था
रावण को कि चलो ठीक है मैं चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ, बहुत जिद करने के ऊपर। तो उन्होंने एक ऐसा जो वो है मूर्ति का स्वरूप लिया, शिवलिंग का स्वरूप लिया और बोला कि नीचे मत रखना। तो भगवान गणेश आते हैं और वो गडरिये का वो जो लेके उसको नीचे स्थापित कर देते हैं। तो इस तरीके की स्टोरी रहती है कि बैजनाथ में जो भगवान जी हैं, ये आपके शिव जी हैं, वो रावण की वजह से आए, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दशहरा नहीं मनाया जाता। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इनको अच्छे से याद करना है। अगर कोई चीज़ आपके नोट्स में वैसे प्रॉपर दिए गए हैं, अगर उसमें कुछ मिसिंग लगे तो ऐड कर लेनी है। एंड दीज आर द नंबर्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल एज इंस्टाग्राम। सो थैंक यू सो मच।